अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल दिए थे कल दो। एक था सीगल लिमिटेड। सीगल लिमिटेड में जो मसले हो सकते हैं वो बता देता हूं। किया है तो हाँ, ऑटम 11 सीगल लिमिटेड। एक मसला ये हो सकता है कि ऊपर वाले टेबल में कॉस्ट ऑफ लेदर क्या है और नीचे वाले टेबल में कॉस्ट ऑफ लेदर क्या है। ऊपर वाले टेबल में भी ये कॉस्ट ऑफ लेदर है और नीचे वाले टेबल में भी ये कॉस्ट ऑफ लेदर है। तो ये क्या मजाक किया है? या जो ऊपर वाला टेबल है ना वो है प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट, और जो नीचे वाले टेबल में लिखा हुआ है वो मटेरियल के एक। अब वो मटेरियल अगर केजीज में होता तो नीचे दिया हुआ है कॉस्ट पर केजी। चूंकि लेदर स्क्वायर फुट में है इसलिए वो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट दिया हुआ है। इसे मिलेगा क्या? एक यूनिट के लिए यानी रुपीस पर यूनिट कितना लिखा हुआ ऊपर वाले टेबल में? 38। बस 238। कोई एक बता दें। 38 बस। अब ये किसका है? फुटबॉल का। अगर रुपीस पर केजी पता हो, ज्यादातर केजी करता ना इसलिए मैं केजी कह रहा हूं, वरना तो स्क्वायर फीट है, मैं भी केजी कह देता हूं। ये पता हो तो यहां तक कैसे पहुंचे? रुपीस पर केजी पता हो, रुपीस पर यूनिट तक कैसे पहुंचे? ऐसे। तो ये दिया हुआ था सवाल में नीचे वाले टेबल में कितना, ये निकाला है। ये निकालेंगे तभी तो वो प्रोडक्शन प्लान वाला टेबल बनेगा। तो एक तो ये मसला है इसमें। 38 को इससे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि एक यूनिट में कितना स्क्वायर फीट लेदर लगेगा। एक ये मसला है। फिर इसके अलावा एक मसला होगा कि टोटल प्रॉफिट। जब मैंने वो 12 वाला सवाल कराया था वो बॉक्स सेट के नाम से, तो टोटल प्रॉफिट ऐसे निकाला था कि टोटल कंट्रीब्यूशन ली थी तीनों प्रोडक्ट्स की और इसमें से माइनस कर दी थी फिक्स कॉस्ट, और वो फिक्स्ड कॉस्ट थी 5 मिलियन जो मैंने उस दिन क्लास में सवाल कराया था। अब यहां पर ये प्रोडक्ट के यूनिट्स कौन से लेंगे? इसमें एक फुटबॉल था, एक बास्केटबॉल था और एक रग्बी था। अब इस टोटल प्रॉफिट के लिए इनके यूनिट्स कौन से आएंगे? जो हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में निकाले। ये नहीं दिया हुआ, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ। फिक्स्ड एफओएच के बारे में बताया हुआ है ₹4 पर आर, और अगर पर यूनिट करना हो तो हर एक के आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो सकता है। टोटल फिक्स कॉस्ट तक कैसे पहुंचे? कौन सी प्रोडक्शन को यूज करें? बजटेड वाली या ये वाली? ये क्यों नहीं? तो ये मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है पहले। तो ये तो मेरा वाला डायलॉग बोल रहे हैं आप। अच्छा, बिल्कुल सही है। अगर हमने इन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएबल बन जाएगा, है ना? बिल्कुल वही बात मैंने बोली। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इन यूनिट से अगर मल्टीप्लाई, यानी इन्हीं यूनिट से मल्टीप्लाई करना है कि जितने यूनिट्स बनेंगे उनसे मल्टीप्लाई, तो फिर तो वेरिएबल चीज हो जाएगी। तो फिक्स तो होता ही टोटल है। तो पिछले सवाल में ये टोटल दिया हुआ था, उससे हमने खुद ओएआर निकाला था। अब उन्होंने ओएआर दिया हुआ है, उससे हम वापस चल के टोटल निकाल लेंगे और वापस उससे चलेंगे जिससे डिवाइड करके ये ओएआर निकाला गया था। तो वो तो बजटेड आर से निकाला गया था, इसलिए इसको टोटल तक पहुंचाने के लिए बजटेड आर यूज करने पड़ेंगे। और इस सवाल में जो पूछना है बताएं। नहीं पूछना।
स्प्रिंग 18 सर्वर लिमिटेड वाला। इस सवाल की कहानी ये थी कि दो प्रोडक्ट्स थे K2 K9 और इनको रेगुलरली वो बना के बेचते थे। अब एक नया प्रोडक्ट है A1। इसमें एक मसला तो कॉम को होता है कि वो समझते हैं कि एक कमिटेड प्रोडक्शन है। ये है किसी को मसला? करना था तो होना था। ये कमिटेड प्रोडक्शन है, ये लगता है किसी को? नहीं? अच्छा, ये ऑफर है, अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर एक्सेप्ट किया हो तो ये कमिटमेंट बनेगी, अभी तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इसलिए ये कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन नहीं थी। ये 3 प्रोडक्ट थे जिनमें रैंकिंग के हिसाब से ही चलना था, तो था असल में ये लिमिटिंग फैक्टर का ही सवाल। वो तो 2 रेगुलर प्रोडक्ट के साथ ये तीसरा रेगुलर प्रोडक्ट होता तो प्योरली लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होता। उन्होंने इसको रेगुलर प्रोडक्ट की बजाय स्पेशल ऑर्डर कर दिया, लेकिन है ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल। अच्छा, इनमें हम लोग रैंकिंग करते हुए कंट्रीब्यूशन लेते हैं, फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लेते? वो तो फिक्स्ड होती है इसलिए नहीं लेते। पर यूनिट तो ली होती है, लेकिन क्या है हर्ज है इसको पर यूनिट ले लें? है सवाल मैंने ये किया है कि हम लोग जब, अगर ये नॉर्मल लिमिटिंग फैक्टर का सवाल हो तो हम लोग सेल प्राइस में से सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस करते हैं या फिक्स्ड भी करते हैं? फिक्स क्यों नहीं करते? ये भी कर दे, यानी प्रॉफिट की बेस पे फैसला कर ले, तो इस पे फर्क नहीं पड़ना। ये रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है इसलिए नहीं कंसिडर करते। लेकिन A1 चूंकि एक स्पेशल ऑर्डर है, बनाएंगे तो इसके रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट होगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वो जो मशीन का रेंट है वो इसलिए कंसिडर किया है नहीं वो वेरिएबल, लेकिन चूंकि रेलिवेंट है इसलिए कंसिडर किया था। तीसरा मसला, ये जो मटेरियल दिया हुआ है इसमें C11 कॉम को समझ नहीं आता, C3, वो C11 तो पहले वाला था। जब हम A1 को सॉल्व करेंगे और A1 को सॉल्व करते हुए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लिख रहे होंगे, पर यूनिट ऑफ A, तो इसमें लगने हैं 2 मटेरियल, एक लगना है B, एक लगना है C। 2500 रुपए क्या है? वो B का 1 है, हम A के 1 तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो 2500 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, क्योंकि 1 B इतने का आता है और A1 में 3 B लगेंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा। C के लिए उन्होंने आपको यह फिगर इस तरह की नहीं दी, उन्होंने यह बताया कि C जितने भी चाहिए होंगे सारे के सारे 2.4 मिलियन के आएंगे, और हम ये कॉस्ट निकाल किसके लिए रहे हैं? एक A1 की। तो अगर सारे के सारे 3000 A1 के लिए इतने C मटेरियल कॉस्ट खरीदनी है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जरूरत नहीं है जानने की कि एक A के लिए कितने C लगते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर एक A के लिए 3 B लगते हैं तो यहां 3 क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? क्योंकि 2500 एक B की कॉस्ट दी हुई थी। अब आपको एक C की कॉस्ट नहीं दी हुई, एक C की कॉस्ट दी होती तो जरूर इंटू 2 करते, टोटल C की कॉस्ट बता दी, तो हमने निकालनी तो एक A की कॉस्ट है ना, इसलिए 24 लाख को जितने A बनाने हैं उससे डिवाइड कर लेंगे तो एक A में लगने वाला मटेरियल C आ जाएगा। कर दे, ऐसे कर दे। 6000 कैसे निकला? 3000 को, ठीक है कर दे। लेबर में मसला नहीं होता है, किसी को करना था तो होना था। ये किया किसने? अच्छा, सर तो ऐसे ला रहे होते हैं जैसे हाँ मसला कोई नहीं, हाँ जी कोई मसला नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस लेवल देखे जरा। मैंने क्लास, पता नहीं क्लास 7 में था, तो एक हमारी साइंस की मिस थी, बड़े गुस्से वाली, वो से नाम से क्या होगा आपको? सब मिसों का पता पूरे मुल्क की। अच्छा, पता नहीं, नाम नहीं याद। तो वो ना सबक सुनती थी और बड़ा बेइज्जती भी करती थी बाद में। तो एक दिन मैंने सबक नहीं याद किया हुआ था,
तो मुझे किसी ने बताया था कि टीचर की तरफ देखते रहो ना तो उनको पता होता है कि इसको सबक आता है। तो अब मैं ना ऐसे ऐसे बैठा हूँ। अच्छा, अब वो मिस जा रही है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो कह रही है अच्छा तुम ही बता दो। तो होमवर्क किया है नहीं। हाँ, एक मसला इसमें और होता है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो तो कहे ही नहीं ए के लिए, ए की इंफॉर्मेशन जो दी है उसमें तो है ही नहीं वेरिएबल ओवरहेड्स, तो फिर कहां से आ गए? तो ये हो नहीं सकता कि ओवरहेड्स होना, और ऊपर वाले टेबल में वो बता चुका था कि वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर के साथ लिंक्ड हैं। तो A1 में चूंकि उसने लेबर आवर्स बता दिए तो अकॉर्डिंगली फिर वेरिएबल ओवरहेड्स खुद ही निकालने पड़ेंगे, और वेरिएबल का रेट नहीं बताया तो ऊपर वाले टेबल में से जिस मर्जी प्रोडक्ट से निकालने उससे निकल आएगा। चूंकि उसने बताया नहीं था ना, छुपाया हुआ था, तो इसलिए उसने डाटा ही इस तरह का बनाया था कि स्टूडेंट चाहे K2 से निकालता चाहे K9 से निकालता सेम ही आएगा। और इसमें मसला, और बताएं आप क्या पूछना? हाँ बस यही रह गया था। हाँ यही बता देता हूं। एक ऑप्शन ये है कि मशीन हमें चाहिए तो 5 दिन के लिए, तो एक जगह से किराए पे मिल रही है, वो कहते जी किराए पे तो पूरे महीने के लिए मिलेगी, पूरे महीने का वो 9 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन साथ ये इजाजत दे रहे हैं कि अगर हमें वो मशीन नहीं चाहिए हो तो हम किसी और को किराए पे दे सकते हैं, तो हम महीने के लिए किराए पे लेंगे और 25 दिन के लिए किराए पे दे देंगे। सब लेट मतलब किराए पे आगे दे देंगे। तो हमें फिर इस ऑप्शन से मशीन का किराया कॉस्ट करेगा 9 लाख नेट ऑफ वो जो रेंट इनकम होगी, और दूसरी ऑप्शन में तो वैसे ही पर डे है। और सर इसमें ये स्पेशल ऑफर है, इसमें कंट्रीब्यूशन मिलता है तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है। तो इसमें जो लेबर आवर्स यूज होंगे वो उसमें से कम होंगे ना, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे K9 K2 का जब वही वाला लेबर इस्तेमाल होने। हाँ, टोटल लिमिटेशन सवाल में किस चीज की? लेबर की, मशीन की? लेबर की। हाँ, तो ये उसी लेबर नहीं बनाना है ना, तभी तो आखिर में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट विलिंग है इस बात पे कि K2 K9 की कुर्बानी देनी हो तो दे देंगे, तभी तो इसको हम लिमिटिंग फैक्टर कह रहे हैं। और प्रोडक्शन प्लान के अंदर ये तीनों की पहले रैंकिंग होगी, फिर उस रैंकिंग के हिसाब से आएगा। मतलब जो लेबर आवर्स उधर यूज हो जाएंगे स्पेशल ऑफर, वो भी इधर से माइनस। जाहिर है ना, इसको हम रैंकिंग के मुताबिक चलाएंगे। और बताएं इसमें जो पूछना है। ठीक है, एक नोट लिखें, बल्कि पहले आप बताएं फिर लिखवाता हूं। ये जो हम लोग लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे जब, तो इसमें हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन को पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर उनको पहले ना लिखा और वो किसी ऐसे प्रोडक्ट की हुई जिसकी रैंकिंग ही आखिर में हो, तो हम कमिटमेंट से ही ना रह जाएं कहीं। ये ना हो कि रैंकिंग में वो नीचे आए और उसकी बारी ही ना आए तो वो बन ना सके और बिक ना सके। मेक और बाय में ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए भी कमिटमेंट को पहले लिखना है या तब जरूरत नहीं है? सवाल दोबारा, मेक और बाय आ गया जो कल शुरू कर दिया था, उसमें भी क्या हमें प्रोडक्शन प्लान में पहले कमिटमेंट को लिखना है या अब नहीं जरूरत कमिटमेंट को लिफ्ट कराने की? क्यों नहीं? क्योंकि अगर रैंकिंग में वो प्रोडक्ट खराब हुआ तो हम परचेस करके बेच देंगे, यानी कमिटमेंट ना पूरी करने का अब हमें डर नहीं है। तो इसलिए अगर मेक और बाय है तो इसमें कमिटमेंट प्रोडक्शन प्लान में ऊपर रखना नहीं जरूरी। दोबारा, मल्टीपल प्रोडक्ट मेक क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीपल प्रोडक्ट मेक और बाय। हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट मेक और बाय में ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए अब हमें सिर्फ रैंकिंग के मुताबिक ही प्रोडक्शन करनी है, कमिटमेंट वाले को नहीं पहले रखना। है जी, मल्टीपल प्रोडक्ट मेक और बाय के सवाल में
ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान अब हमने रैंकिंग के मुताबिक ही करना है, कमिटमेंट नहीं रखनी उसमें पहले। क्योंकि अब कमिटमेंट का मसला ही नहीं है, अगर इनकी बारी नहीं आई तो खरीद के बेच देंगे। लेकिन अगर सवाल में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो फिर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जैसे हो सकता है सवाल में लिखा हो कि प्रोडक्ट ए जो हमने कमिट किया हुआ है वो हमने खरीद के ही बेचना है, मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि इसको खरीद के ही बेचना है, तो फिर तो उसको फिर खरीद के बेचना है, चाहे रैंकिंग में ऊपर ही क्यों ना आ रहा हो। तो अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, वरना प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए हम सिर्फ रैंकिंग ही के मुताबिक चलेंगे। ऑटम 2014, ऑटम 14 मेरी बुक में होगा, ये पेज क्वेश्चन नंबर 18 है मेरी बुक में। ये अल्फा लिमिटेड पढ़ लें करता हूं, अल्फा लिमिटेड सवाल पढ़ लें करता हूं। हाँ जी, पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। पार्ट ए का आंसर वही जो कल बताए थे। पार्ट बी, कैसे पता मेक और बाय का सवाल है। प्रोडक्ट वाइज डाटा बताया हुआ है, मेक का भी है, बाय का भी। बाय किधर है इसमें? इंपोर्ट। और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान मेक और बाय का सवाल है। पार्ट बी, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी। तो परचेज प्राइस आ जाएगी। परचेज प्राइस किधर है? वो तो है ही नहीं। अच्छा, ये टेबल में ये जो टेबल बना हुआ ये क्या है? नहीं नहीं नहीं,
मिलियन में तो है। ये टेबल क्या है? ये बजट है, ये पूरे साल का बजट है। और इस बजट में इन्होंने तय किया हुआ है कि ए कितने बनाएंगे, कितने खरीदेंगे, कितने बेचेंगे। तो ये बनाया तो हुआ है, फिर हमसे क्यों पूछ रहा है वो? उसने जो भी अपने हिसाब से बनाया है, हमसे उसने पूछा है ऑप्टिमम वाला। ये तो उसने वैसे ही अपने हिसाब से बना लिया, लेकिन हमसे पूछा है ऑप्टिमम। तो ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है, ये है बजट ही, बजटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिस तरतीब से इसने बना हुआ है वो सही नहीं होगी। हमने ऑप्टिमम बनाना है। तो इसमें किधर है परचेज प्राइस? कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। तो मैं यहां पर 68.4 मिलियन लिख लूं, डिवाइडेड बाय यूनिट्स। डिवाइडेड बाय कौन से यूनिट्स? इंपोर्ट्स वालों से, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स है, उसको इंपोर्ट्स वाले यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है। पॉइंट 2 का क्या काम है? तो फिर ये जो टेबल में फिगर आ गया है, इसको यूज करना है या इसको डिस्काउंट करना है? इस पर डिस्काउंट लेके डिस्काउंटेड परचेज प्राइस लिखूं या जो अभी टेबल में है वही लिखें? क्यों डिस्काउंटेड? वो तो कह रहा है, सप्लायर ने कहा है कि अगर बढ़ाएंगे तो फिर डिस्काउंट देंगे। पता नहीं हम बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते। सप्लायर ने कहा है कि अगर आपने और ज्यादा खरीदे तो हम डिस्काउंट देंगे। हमें क्या पता इसको और खरीदना है कि नहीं खरीदना, क्या पता रैंकिंग में नीचे आ जाए। हैं? ऑफर तो वो कर चुका है, उसने कहा है ज्यादा खरीदेंगे। किससे ज्यादा? जो अभी हमने बजट बनाए में उससे ज्यादा। तो कैसे पता हम उससे ज्यादा खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? मेरा सवाल यह है कि परचेज प्राइस जो इस टेबल से मिल रही है वही यूज करें या डिस्काउंट के बाद वाली परचेज प्राइस यूज करें? डिस्काउंट के बाद वाली क्यों? हाँ हाँ, ठीक है, शाबाश। हम लोग कर ही ये रहे हैं कि किसी को खरीदें तो सस्ता हो तो सारा ही खरीदेंगे। तो जब सारा ही खरीदेंगे तो मिलेगा डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंटेड प्राइस ही लेनी है। अब चूंकि फिगर्स हैं ये मिलियन में और इसको पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में दिखा देता हूं कैलकुलेशन। 68.4 मिलियन पर यूनिट करना है तो 12,000। लेकिन ये तो आएगा अभी कितने का मिलता है, जबकि इस पर डिस्काउंट मिल जाना है कितना? ये वो डिस्काउंटेड आ गया। इसी तरह बी में क्या है? 47 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000, लेकिन डिस्काउंट मिल जाएगा तो 0.9। और सी कितना? 26.88। 4,000 और डिस्काउंट मिल जाना है 12%। तो पर यूनिट सेल प्राइस आ जाएगी, परचेज प्राइस 4845 4230। $5914। इसको कंपेयर करना है हमने मेक कॉस्ट से। तो मेक कॉस्ट कितनी है, कहां है? यही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी मिलियंस में है। इसको पर यूनिट कैसे करें? कौन से यूनिट से डिवाइड करके? प्रोडक्शन वाले। तो इनमें से ले लेते हैं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स और उनको प्रोडक्शन से कर देते हैं डिवाइड। तो ये बात हम चाहें तो सारी एक एक करके बता दें, या चाहे एग्जामिनर को ये बता दें कि टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ये ली है हमने और डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन वाले यूनिट्स लिए हैं। ये एग्जामिनर को हमने फार्मूला बता दिया बस एक ही बार। या तो सारे फिगर्स कैलकुलेट करके दिखाएं या बस एक ही बार फार्मूला बता दें हम क्या कर रहे हैं। तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स लें और प्रोडक्शन वाले यूनिट से डिवाइड करते जाएं। ए 4,200 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स और डिवाइडेड बाय 30,000। 3850
क्या हो गया भाई? 31.25 मिलियन, 40 मिलियन, 25 मिलियन और डिवाइडेड बाय 25,000। इसी तरह सी, सी 5600। तो इनका डिफरेंस एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ गई 645, 150 और 380 और 314, ये हो गई एक्सेस कंट्रीब्यूशन। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? कैसे पता मशीन आवर्स है? दिए ही वही हैं तो मशीन आवर्स ही होंगे। तो मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है और एक के लिए कितना चाहिए ये तो नहीं बताया। टेबल में टॉप पे बताया हुआ है कि जो बजट बनाया गया है इसमें टोटल कितने कितने आवर्स यूज होंगे। पर यूनिट कैसे निकालें? प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें। तो 2,40,000 ए पे डिवाइडेड बाय 30,000। इसी तरह बी, सी 12 और एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर आ जाएगी 80.62, 26 पॉइंट। तो मेरे रास्ते में तो ये आना था पहले 42.22, 26 पॉइंट। तो बस इसी तरतीब में इनकी रैंकिंग आ गई। हमें टोटल फिगर्स दी हुई थी। उन टोटल फिगर्स में चूंकि इंपोर्ट के यूनिट्स और उन्हीं 12,000 यूनिट्स की इंपोर्ट कॉस्ट दी थी तो उनको 12 से ही डिवाइड करना था। और प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी दी थी वो दी ही 30,000 यूनिट्स की थी, एक ही बात कर रहा हूं, तो उसको 30 से ही डिवाइड करना था, कर लिया। अब इस वक्त ये सामने क्या है, एक यूनिट खरीदेंगे तो इतने का, बनाएंगे तो इतने का। अब ये चीज नहीं रही कि ये 30,000 यूनिट्स की और वो 12,000 यूनिट्स की, नहीं, अब तो ये पर यूनिट बन गई ना। वो तो टोटल दी हुई थी, तो टोटल को जिससे डिवाइड करना था वो उसी से ही करना था जिनकी वो टोटल थी। वो 12,000 से डिवाइड किया, ये 30,000 से डिवाइड कर लिए डिवाइड। अभी इस वक्त ये क्या है? अभी तो पिछला ही बोला था मैंने, वही दो सवाल दोबारा पूछ लिया। ये क्या है? अब ये दोबारा सुन ले यार। 68.4 मिलियन टोटल थी, पर यूनिट के लिए क्या किया? 12,000 से डिवाइड किया। ये टोटल जितने भी थे उनको 30,000 से डिवाइड किया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो हम इंपोर्ट वाले 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये हम प्रोडक्शन वाले 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इन 30,000 के यूनिट्स की कॉस्ट को उन 12,000 के यूनिट्स की कॉस्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये पूछ रहे हो ना। ये 12,000 और ये 30,000 की नहीं है, ये एक की है। चूंकि गिवन सवाल में टोटल थी तो पर यूनिट बनाने के लिए किसी से तो डिवाइड करना था, तो उतने से करना था जिनकी ये थी। नहीं समझ आ रहा बीबी? अच्छा, मैं ही क्वेश्चन नहीं समझा। प्रोडक्शन इंपोर्ट से माइनस नहीं कर रहा, मेक और बाय का कंपैरिजन कर रहा हूं। इंपोर्ट मतलब बाय, बस इतनी ही बात थी। इंपोर्ट तो बाय ही है ना, पक्की बात है, यही मसला था। अच्छा 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 अच्छा,
ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आवर्स, रिक्वायर्ड है और अवेलेबल बैलेंस है। स्टार्ट कितने से होगा ये हैं? कितने मशीन आवर्स टोटल अवेलेबल हैं? दिए में कहीं टोटल अवेलेबल? क्यों ऊपर वालों को क्यों ऐड कर लें? वो बजटेड हैं, उनको क्यों ऐड कर लें? हाँ जी, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? 100% कैपेसिटी। तो ये टोटल आवर्स जितने मैक्सिमम अवेलेबल थे ये वही हैं जो टेबल के ऊपर। वाह यार, ये जो टेबल के टॉप पे मशीन आवर्स हैं ये मैक्सिमम टोटल अवेलेबल है, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी बजट बना रहा है 100% कैपेसिटी पे, तो इन्हीं को ऐड कर लेंगे तो यही मैक्सिमम अवेलेबल आ जाएंगे। वो बनते हैं 735। अब पहले कौन सा बनाएंगे? कमिटमेंट है कोई? कमिटमेंट होती भी तो हमने रैंकिंग के मुताबिक ही चलना था। पहले बनाएंगे ए। ए कितने बनाए? 30 बना ले। हाँ जी 30 बना ले। अगर 30 ही बनाने होते तो वो तो पहले भी बॉस ने कह ही दिया था, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? तो हमने इसकी रैंकिंग फर्स्ट की है, इसका मतलब ए बनाएंगे सारे, मेक और बाय। तो इसको बाय नहीं करेंगे, हम इसको मेक करेंगे। तो कितने? सारे के सारे 42,000। वो तो वैसे ही इन्होंने बजट बनाया था ना कि 30 कर लेते हैं प्रोड्यूस, बाकी इंपोर्ट कर लेंगे। अब जब हमने ये देख ही लिया है कि सबसे ज्यादा फायदा ए में है तो सारे के सारे ए बनाएंगे। 42, 30 और 12, 42 सारे के सारे बनाएंगे। कितने मशीन आवर्स खा जाएगा ये? 42 इंटू 8 336, बाकी रह जाएंगे 399,000। फिर दूसरा नंबर बी का। अच्छा पहला प्रोडक्ट तो बन ही जाता होता है, दूसरा लिखने से पहले देख लिया करें। बी की डिमांड कितनी है? 35। तो 35 बन जाएंगे? बन जाएंगे। 35,000 और 315, बाकी रह जाएंगे 84। और फिर 84 में सी बन जाएंगे 84,000 डिवाइडेड बाय 12, 7,000। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान। और दूसरा पूछा है परचेज या इंपोर्ट प्लान, तो वो सी ही है जो रह गया है। कितने रह गए टोटल? सी की डिमांड कितनी है? 26,500। 7 बना लेंगे, बाकी 19,500 इंपोर्ट कर लेंगे। ये था सवाल। नहीं, फिर आपको कुछ और तरीका बताया होता मैक्सिमम अवेलेबल निकालने के लिए। नहीं, कैपेसिटी की परसेंटेज कोई और दी होती। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कैपेसिटी कही होती, लेट से कि ये जो बजटेड है ये हमने 75% पे किया हुआ है, फिर इन सबको ऐड करके 75 से ग्रॉस करके। बिल्कुल। हाँ जी, ऑटम 14 डन। चलें फिर 7 साल आगे आ जाए, पूरे पूरे 7 साल आगे आ जाए। हाँ जी, ये भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि 14 में 7 ऐड करें तो कितना होगा। नहीं, कॉन्फिडेंस से नहीं आ पा रहे ना। कौन सी अटेम्प्ट होगी? ऑटम 21।
ऑटम 21 पे आ जाए। ऑटम 21 है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 येलो लिमिटेड। अच्छा पहले देखिए इसका पार्ट बी। पार्ट बी सबसे नीचे। हाँ जी वही वाले पॉइंट्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चले पार्ट ए पढ़ ले, मैं करता हूं। इस सवाल को कराने का मकसद ये भी है कि बच्चे ना इस तरह के सवालों को देख के घबरा ज्यादा जाते हैं और अंदर से इतना कोई मुश्किल काम निकलता नहीं है। पढ़ लें, बहरहाल मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, अगर पढ़ें तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया।
अच्छा, जो आप में से तो खैर मुझे नहीं लगता शक्ल से देख के जो रिपीटर है, अगर कैमरे के पार तो खैर बहुत सारे हैं, उनको अंदाजा होगा इस बात का जो मैं कह रहा हूं। इस सवाल को ना देख के एक तो डर जाता है बच्चा, फिर इसमें जिस तरह की कहानी लिखी हुई है, रिपीटर्स में एग्री कि ये देख के लगेगा कि कंटिन्यू और शट डाउन का सवाल है। अच्छा, वैसे नए बच्चों को भी शायद लगे कंटिन्यू और शट डाउन, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ शट डाउन वाला लिखा हुआ है कि यहां से शट डाउन करके हम दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। तो ये कंटिन्यू और शट डाउन, चूंकि कल मैं आपको कराऊंगा तो आपको पता लगेगा उससे बच्चे डरते क्यों हैं। तो इसको कंटिन्यू शट डाउन का देखेगा, बड़ा सवाल देखेगा और वही हिम्मत हार दी। ये कंटिन्यू शट डाउन का सवाल नहीं है, ये लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय डबल सवाल है। एक लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है और एक मेक और बाय का सवाल है। कहानी क्या है? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि YL 3 प्रोडक्ट्स अल्फा, बीटा और गैमा बनाते हैं और अभी इनको रिसेंटली एक कस्टमर से 3000, 4000, 1000 किलो अल्फा, बीटा, गैमा बनाने का ऑर्डर मिला है और वो इसको करना चाहते भी हैं और हाई प्रायोरिटी पे करना चाहते हैं। तो पहले पैराग्राफ में तो सिर्फ नए कस्टमर के फजाइल ही बताए हुए। इस पहले पैराग्राफ में अंग्रेजी में कोई मसला? अच्छा, कोई मसला आप में से कोई ब्रिटिश नेशनल है? ब्रिटिश नेशनल कोई अमेरिकन नेशनल है? कैनेडियन कोई नहीं है ना? तो अगर अंग्रेजी नहीं आती है ना तो कोई महरूमी की बात नहीं है, पूछ लिया करें जो मसला है। कोई परेशानी किसी को। ये कौन कौन से नक्शे बने भाई? हैं? ब्राजील का। वो हम हैं असल में एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं ना हम। तो कोई मसला नहीं अगर इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए अगर आपको कुछ पूछना होता है तो पूछ लिया करें। पहले पैराग्राफ में अंग्रेजी में कोई मसला? कोई नहीं, चले। उसके बाद अल्फा, बीटा, गैमा की टेबल के अंदर सारे खर्चों, इनकम वगैरह की डिटेल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये जो पहले टेबल के नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे वाली लाइन, इसमें कहा हुआ है कि हमें इन तीनों के लिए एक स्पेशल केमिकल चाहिए होता है जो इंपोर्ट करना पड़ता है और हमें सिर्फ 70 मिलियन किलो इंपोर्ट करने की इजाजत है? 70 मिलियन रुपए का मटेरियल तो है, तो मटेरियल ही की लिमिटेशन ना। चलो किलो नहीं बताई, अमाउंट बता दी, लेकिन है तो ये यही बात कि मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, यहां तक ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। उसके बाद कहानी जा रही है मेक और बाय पे। मैनेजमेंट को ये परेशानी थी कि इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन का क्या करें, तो किसी सियाने ने इनको मशवरा दिया कि चलो यार कंट्री एक्स चलते हैं, वहां पर इस तरह की कोई लिमिट नहीं है, इस तरह की नहीं लेकिन उस तरह की है, लेबर लिमिटेड है। तो अब अगर लेबर लिमिटेड है तो वहां पर फिर हमें इस मसले का एक हल और नजर आ जाएगा कि जो नहीं बना सकेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब आउटसोर्स करना, किसी और से बनवा लेना, तो बाय जैसा ही हो गया ना। तो वहां पर हमें एक और ऑप्शन मिल रही है कि अगर लेबर की शॉर्टेज की वजह से नहीं बना सकेंगे तो हम बाहर से खरीद लेंगे। और लिमिटिंग फैक्टर इससे ऊपर वाला सवाल और ये मेक और बाय। तो इस मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर के सवाल को उन्होंने कंटिन्यू और शटडाउन की शक्ल दी और रिक्वायरमेंट में क्या पूछा हुआ है कि बताएं यहीं रहें या कंट्री एक्स में चले जाएं। अब है तो ये लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय, दो डबल सवाल है ये, लेकिन ये डिसीजन कैसे करना है कि यहां रहें या वहां जाएं, प्रॉफिट की बेस पे। अच्छा, चूंकि डिसीजन मेकिंग है तो रेलेवेंट चीजें हैं, तो जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा उस मुल्क में चले जाएंगे। ये है सवाल की अप्रोच। अब उसमें कैलकुलेशन की डिटेल में आता हूं तो और तफसील बताता हूं। ओवरऑल जो पिक्चर बताई है इसमें अगर बताएं कोई परेशानी है तो, कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, तो लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय। पहले करते हैं एग्जिस्टिंग कंट्री को सॉल्व।
ये मैं कर रहा हूं ऑटम 21 का पार्ट बी। पहले एग्जिस्टिंग कंट्री को सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, ये पता चल रहा है बेटे कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, पक्की बात है ना। तो हमें फिर इसके लिए रैंकिंग करनी पड़ेगी, ए बी और जी। सेल प्राइस 10,000, 9,000, 12,000, अच्छा 500, 500। स्पेशल केमिकल लगता है इसके लिए 2,500, 1,800 और 3,500। और क्या लगता है? लेबर 1250, 2,000, 1,500 और वेरिएबल एफओएच कितने? 250, 200 और 500। और फिक्स्ड एफओएच नहीं लेने? क्यों नहीं लेने? क्यों? रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, अगर इस सवाल में, बल्कि नहीं, अगर वाला डायलॉग पहले बोल दिया, उससे पहले एक और बात बोलता हूं। ये जो कंट्री एक्स में जाना है, उसमें पॉइंट नंबर 4 का क्या मतलब है? अच्छा, पॉइंट 1 में क्या बताया हुआ है? इंपोर्ट में कोई मसला नहीं, यानी खर्चा कोई नहीं बताया। पॉइंट 2 में क्या बताया है? लेबर की शॉर्टेज बताइए, बस खर्चे का नहीं कुछ कहा। तीसरे पॉइंट में क्या बताया है? बाय ऑप्शन। तो खर्चे किधर हैं? यही वाले ही हैं। पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि सेम खर्चे होंगे सारे के सारे प्रोडक्शन के जो यहां होते थे। अगर पॉइंट 4 में यह लिखा होता कि कंट्री एक्स में फिक्स्ड ओवरहेड्स पुराने की बजाय ये होंगे, यानी डिफरेंट बताए होते, तो क्या अब फिर मैं यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड लिखूं? सवाल दोबारा, अगर पॉइंट 4 में ये ना लिखा होता कि सारे खर्चे सेम हैं, ये कहा होता कि जो अभी आपके लोकल मुल्क में फिक्स्ड ओवरहेड्स होते थे, मिसाल के तौर पे वो 10 मिलियन होते थे, तो कंट्री एक्स पे वो 15 मिलियन होंगे। तो अब तो फिक्स्ड ओवरहेड्स चेंज हो रहे होते हैं ना, तो फिर यहां लिखते हैं, फिर लिखते फिक्स्ड ओवरहेड्स। नहीं, कंट्रीब्यूशन तो रट्टा लग गया ना, लेकिन क्यों है? एडिशन वाले लिखते हैं, कंट्री एक्स में लिखते। अच्छा, यहां 10 है, वहां 8 है, अब बताएं फिर फिक्स्ड ओवरहेड यहां लेते? अच्छा चले जी, वहां होंगे नहीं, यहां होते हैं, अब बताएं यहां लिखेंगे? क्यों नहीं है? कल मैंने क्या बताया था? ये सवाल तो अभी करा रहा हूं। हाँ जी, यहां लिखें कि ना लिखें? क्यों नहीं? नहीं है। अच्छा, अगर होती फिर? अगर होती फिर? मैं कह रहा हूं ना, यहां है वहां नहीं है, वहां होगी नहीं फिक्स्ड ओवरहेड, तो अब यहां फिक्स्ड ओवरहेड लिखें? तो यहां लिखें फिक्स्ड ओवरहेड्स? क्यों नहीं? हाँ हाँ, हम अभी इस वक्त ना मुल्कों का कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे भाई। ये अभी इस वक्त क्या होने लगा है? अभी हम इनकी रैंकिंग करने लगे हैं। नहीं, एग्जिस्टिंग कंट्री तो मैंने लिखा है, लेकिन मैं अभी इस वक्त क्या करने लगा हूं? लिमिटिंग फैक्टर है, क्या कर रहे हैं? अभी तो इनकी रैंकिंग करने लगे। अभी तो ये डिसीजन हो रहा है कि ये या ये। अभी तो कंट्री एक्स का सवाल ही नहीं आया बीच में। अभी ये जो हम लोग लिमिटिंग फैक्टर में रैंकिंग कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कहां है इसमें? ये डिसीजन मेकिंग में क्यों पढ़ा रहा हूं भाई? ये डिसीजन ही है ना, ये डिसीजन ही तो है कि किसको प्रेफर करना है। तो हाँ, ये डिसीजन मेकिंग है। तो अभी इस वक्त फिलहाल मैं इनकी रैंकिंग करने लगा हूं।
तो अभी रैंकिंग करते हुए इनका कंपैरिजन करना है, अभी तो कंट्री एक्स आया ही नहीं बीच में, तो इनमें से चाहे ये बनाए चाहे ये बनाए चाहे ये बनाए चाहे सारे बनाए चाहे दो बनाए, फिक्स कॉस्ट तो होती ही है ना, इसलिए इस पोर्शन में फिक्स नहीं लेनी है। सर्वर लिमिटेड वाले में क्यों लिया था जनरेटर का किराया, मशीन का किराया? क्योंकि वो A1 में होनी थी, बाकियों में नहीं होनी थी, इसलिए वो रेलेवेंट थी, इस वजह से ली थी। तो यहां हम रैंकिंग करते हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स को नहीं लिया करते। अगर आपने याद भी रख लिया नहीं लिया करते, बस ठीक है, नहीं लिया करते। सेलिंग खर्चे लें, वेरिएबल सेलिंग, या सिर्फ प्रोडक्शन के, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन प्लान बनाने लगे। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लें, हम तो सिर्फ प्रोडक्शन प्लान नहीं बनाना चाह रहे, प्रोडक्ट बना के बेचना ही है ना, और हम लोग कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो सेल में से, सेल भी तो प्रोडक्शन के बाद की चीज है ना, तो इसलिए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी लेंगे। कितनी? 75, 60, 90, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 5925 4940 6910। ये निकल आई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मटेरियल, स्पेशल केमिकल। यहां तक पहुंचने में कोई परेशानी? अच्छा, ये स्पेशल केमिकल में यहां क्या लिखना है, इससे पहले मैं आपको दो बातें बोलता हूं, फिर ये तीसरी बात कहूंगा। अगर किसी मटेरियल के केजी लिमिटिंग होते, केजी, तो यहां क्या लिखते? एक यूनिट में केजी कितने लगते हैं, और फिर रैंकिंग किस बेस पे करते? इसको उस केजी से डिवाइड करते। अगर लेबर के आवर्स लिमिटिंग होते तो यहां क्या लिखते? एक यूनिट के लिए आवर्स कितने लगते हैं, और रैंकिंग के लिए इसको आर से डिवाइड करते। दोनों बातें दोबारा, अगर मटेरियल लिमिटिंग होता जिसके केजी दिए होते तो हम एक यूनिट पे लगने वाले केजी यहां लिखते और इसको इस पे डिवाइड करते। अगर लेबर लिमिटिंग होती तो हम एक यूनिट पे लगने वाले आवर्स यहां लिखते और इसको इस पे डिवाइड करते। अब लिमिटिंग फैक्टर ना किलो है ना आवर्स है, इतने रुपए का मटेरियल है, तो अब यहां क्या लिखें? एक यूनिट के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है, एक यूनिट के लिए कितने किलो मटेरियल लगता है, वो यहां लिखते, फिर हम इसको इससे डिवाइड करते। अब रुपीज है लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर रुपीज है, मतलब हमारे पास 70 मिलियन रुपए हैं, इसी में जी ले जिंदगी अपनी, बस 70 मिलियन रुपए, ये लिमिटेशन है। पैसे लिमिटेशन नहीं है, 70 मिलियन रुपए का बस मटेरियल खरीद सकते हैं, तो है मटेरियल ही की लिमिटेशन। लेकिन उसके केजी बताने की बजाय उन्होंने अमाउंट बता दी है, तो केजी बताए होते तो एक यूनिट पे लगने वाले केजी यहां लिखते। अब अमाउंट बताई है तो एक यूनिट पे लगने वाले मटेरियल की अमाउंट यहां लिखेंगे। ए के लिए कितनी है, यही वाला, ये इधर यही वाला ही है, तो यही 2500 इधर आ जाएगा। और दिस डिवाइडेड बाय दिस, कंट्रीब्यूशन पर रुपी। केजी होता तो कंट्रीब्यूशन पर केजी होता, कितना बना? 2.37, 2.74, 1.97, और पहली पोजीशन आ गई बी। इस पे बनेगा प्रोडक्शन प्लान।
इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या अवेलेबल है? 70 मिलियन, 70 मिलियन रुपए का मटेरियल अवेलेबल है। कमिटमेंट कोई? बिल्कुल है। ये जो पहले पैराग्राफ में हमने स्पेशल एक कस्टमर को ए बी जी तीनों की कमिटमेंट कर ली हुई है, तो पहले वो बनाएंगे। ए कितने? 3000, बी कितने? 4000, जी कितने? 1000। एक के लिए इतने रुपए का केमिकल लगता है, तो 3000 के लिए 7.5 मिलियन। एक बी के लिए 1800, तो 4000 बी के लिए 7. एक जी के लिए 3500, तो 1000 के लिए। तो ये मटेरियल खा जाएंगे और बाकी रह जाएगा 51. फिर आएंगे रैंकिंग पे। अब कौन सा पहले बनाएंगे? बी। कितने? 12,000। हाँ जी, टोटल डिमांड दिखाता हूं। पहले पैराग्राफ में जो यूनिट्स बताए हुए ना, उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये अपनी अपनी टोटल डिमांड के 25% है। तो ए 3000 है जो कि 25% है अपनी टोटल डिमांड का, तो इसका मतलब टोटल डिमांड इसकी 12,000 है। बी 4000 अपनी डिमांड का 25% है, और जी अपनी डिमांड का 25% है। ये पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। तो यहां से निकलेगी इनकी टोटल डिमांड, और अब रैंकिंग में बी पहले है, तो बी की टोटल डिमांड 16 है। 4 ये हो गए, 12 और बनाएंगे। कितने रुपए का मटेरियल खा जाएगा ये? 12,000 इंटू 1800, 21600, तो ये बन जाएगा 30। फिर नंबर आएगा ए का। ए की टोटल डिमांड 12,000 है, 3 ये रहे, तो 9, लेकिन बनेंगे? बन जाएंगे, बन जाएंगे। 9,000 कितने रुपए का? 22 777, और जी जाहिर है नहीं बनेंगे, तभी तो लिमिटिंग फैक्टर है। जी बन जाएंगे 3500। कितने बन जाएंगे? 2200। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है अभी वाले मुल्क में। अच्छा, अगर सिर्फ ये पूछा होता ना कि अभी हम जिस मुल्क में हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना दें, ये हो गया। लेकिन पूछा क्या है? नहीं, प्रॉफिट तो नहीं पूछा, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए तो एक्सपेंस इनकम चाहिए, तो अब हमें इन यूनिट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सेल्स लें और वेरिएबल कॉस्ट लें और फिक्स कॉस्ट भी लें, या फिक्स कॉस्ट नहीं। दोबारा ये प्लान बन गया। अब हमने इसके प्लान तक नहीं रुकना, हमने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में रहें या कंट्री एक्स में जाएं। तो जहां ज्यादा फायदा होगा ना, फायदा कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए रेलेवेंट आइटम्स क्या क्या हैं? सेल्स, वेरिएबल, फिक्स भी है। फिक्स सेम है, ये पॉइंट आखिरी वाले से पता चल रहा है, पॉइंट नंबर 4, कि खर्चे सारे सेम हैं। तो जब टोटल फिक्स कॉस्ट पाकिस्तान में भी उतनी ही है, कंट्री एक्स में भी उतनी ही है, तो फिर वो रेलेवेंट नहीं है। तो फिर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की बजाय कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। चूंकि ये हमने एग्जिस्टिंग कंट्री सॉल्व कर ही लिया है, तो अभी ही पहले इसकी कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, फिर कंट्री एक्स में चलेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन
ए के यूनिट्स हम टोटल बेचेंगे 3 ये और 9 ये 12, और एक पे कमाएंगे 5925। बी के बेचेंगे 12 ये और 4 ये 16, और एक बी पे कमाएंगे 4940, और जी के बेचेंगे 1000 ये और 2200 ये 3200, और एक जी पे कमाएंगे 6910। 172.25 जी आप कह रहे हैं कि ये रिलेवेंट नहीं है, ये रिलेवेंट है। सही जो रिलेवेंट नहीं है इसको हम इसलिए नहीं लेते, मतलब रिपीटेशन अवॉइड होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो चीज रेलिवेंट नहीं है उसको इसलिए नहीं लेते कि वो उसका फायदा ही नहीं डिसीजन मेकिंग में। भी लाइन लिखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलें 10 मिनट बाद फ्लाइट है, फिर कंट्री एक्स चलते हैं, लेक्चर 100 में चलेंगे। कर दी बुक।